हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किडॉक्स। माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु कुमार। इंडिया में अभी जो है कोविड वैक्सीनेशन का एक नया फेज स्टार्ट हुआ है 1 मई 2021 से। अब से जो है 18 ईयर अबव जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट के हमारे 2-3 वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि किन को वैक्सीन लगना चाहिए, किन में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीनेशन, कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल अभी मार्केट में हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो के थ्रू दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए थे, उन पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी वेरी बिजी एंड आवर व्हाट्सएप नंबर्स आर फ्लडेड विद thousands of messages, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमने कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसको डिटेल में हमारे जो चैनल का कम्युनिटी टैब है उस पर भी पोस्ट किया है। आप वहाँ जाके कोविड-19 का ट्रीटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद कोई डाउट हो तो क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टिल यू वांट टू कंसल्ट अस, तो आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बट इट इज अ पेड कंसल्टेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। तो 18 ईयर अबव जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सभी का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। उसमें फिर एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे फिर वो 40 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का है या फिर 90 ईयर्स का है। ये सभी इंडिविजुअल्स जो है एलिजिबल होते हैं फॉर वैक्सीनेशन। फिर हम उन लोगों की बात करते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं या फिर डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव लोग हैं या मोटापे की बीमारी है, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स हो गए, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हो गए, मैलिग्नेंसीज हैं, कैंसर्स हैं। ये सभी इंडिविजुअल्स जो हैं इनमें भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। देन देयर इज अनदर ग्रुप जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स का होता है, जिनमें कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग जिनमें इम्यूनो सप्रेशन दिया जा रहा है, इम्यूनिटी जिनकी वीक है, जो कि लंबे समय से स्टेरॉइड्स पे हैं, इन सभी लोगों में वैक्सीनेशन किया जा सकता है। हाँ, जो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों का जो ग्रुप है, हो सकता है कि इसमें वैक्सीन की एफिकेसी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में कम हो। फिर इसके बाद किन लोगों में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किन को नहीं देनी है। इनमें वो लोग आ जाते हैं जिनमें या तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज में जो लास्ट डोज दी गई होगी कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुआ हो। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन का मतलब होता है कि सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स का होना, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुआ हो टू एनी फूड आइटम, एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग, एनी इंजेक्टेबल थिंग, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, या जो बच्चे या एडोलेसेंट 18 साल से कम की एज के हैं, इनमें भी वैक्सीनेशन अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हालांकि लैक्टेटिंग मदर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में और जो लेस देन 18 ईयर इंडिविजुअल्स हैं इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन का रीजन ये है कि अभी इनमें इतनी स्टडीज नहीं हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए कि हम ये कह पाए कि वैक्सीनेशन का क्या रिएक्शन होगा इन इंडिविजुअल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर्स में और जो बच्चे हैं 18 ईयर से कम के। बाकी जो मैंने बताए वो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जो कि टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है उस वक्त पे वो वैक्सीनेशन नहीं करा सकता, लाइक एक्टिव केस ऑफ कोविड-19 अगर इन्फेक्शन है, या फिर अगर किसी पर्सन को कन्वालेसेंट प्लाज्मा या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई हैं, उनमें उस वक्त पे वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है। या फिर कोई एक्यूटली इल एंड हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन है विद एनी अदर इलनेस, उनमें भी वैक्सीनेशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है कोविड-19 इन्फेक्शन की तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, तो उन सबको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनके क्वेश्चंस काफ़ी हैं कि वो कब वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और अभी तक आपको कोई वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगी है, तो जब आप पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं
उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। या फिर जब आपको फर्स्ट सिम्टम आया था कोविड-19 इन्फेक्शन का, उससे 6 to 8 वीक्स के बाद आप कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन का लग चुका था, इसके बाद फिर आप इन्फेक्ट हो गए, तो भी जब आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आप पूरी तरह से रिकवर कर जाएं, उसके 4 to 6 वीक्स के बाद आप कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिन लोगों में पहले कोविड इन्फेक्शन रह चुका है, पास्ट इन्फेक्शन कोविड-19 वायरस का है, उनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो कोविड वैक्सीनेशन कभी भी ले सकते हैं अगर उनका कोविड इन्फेक्शन का ड्यूरेशन 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा का हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी वैक्सीन अभी हमारे पास हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। तो 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन अभी अवेलेबल है आप लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए। कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भारत बायोटेक हैं, एंड जो कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस या फिर किल्ड वायरस होता है। जो किल्ड वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो इट डज नॉट मल्टीप्लाई। ये इम्यूनोजेनिसिटी तो प्रोड्यूस करता है, बट रिएक्टोजेनिसिटी जो होती है वो इसकी नहीं होती है। वहीं जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड इज वायरल वेक्टर बेस्ड। इसमें की स्पाइक प्रोटीन जो कि पार्ट ऑफ वायरस होता है उसको लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। अगर एफिकेसी की बात करें तो दोनों ही वैक्सीन की एफिकेसी ऑलमोस्ट इक्वल है। जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी अराउंड 78% है, और जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी एफिकेसी 70 to 80% है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 2 डोजेस के बीच की गैप की। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच का गैप जो है, अगर कोवैक्सीन की हम बात करें तो इसमें 4 to 6 वीक्स का गैप होना चाहिए, और अगर कोविशील्ड की बात करें तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 4 to 8 वीक्स का गैप होना चाहिए। अच्छा, दोनों ही वैक्सीन के लिए बता दूं कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इज नॉट अलाउड। अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगवाई है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की लगवाएंगे, और अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगवाई है तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड की ही लगवानी है। 2 अलग अलग वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में रिकमेंडेड नहीं है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। अच्छा, अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन कराया है तो विद इन 14 डेज कोई और वैक्सीनेशन आपको नहीं कराना है, उसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, कि क्या साइड इफेक्ट्स, जो लोग अक्सर कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स नहीं, एक्चुअली इनको जो सही टर्म है हम यूज करते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो क्या क्या इवेंट्स वैक्सीनेशन के बाद हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद आपको फर्स्ट 24 आवर्स में फीवर आ सकता है, देयर कैन बी हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया या मसल पेन जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आप में आ सकते हैं। ये देखा गया हालांकि कि जो कोवैक्सीन है उसमें एडवर्स इवेंट्स कम आते हैं, और जो कोविशील्ड है उसमें एडवर्स इवेंट्स ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। तो कभी अगर आप में इस तरह के एडवर्स इवेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन आते हैं तो आपको केवल पैरासिटामोल लेना है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोग जो हैं NSAIDs या जो कि पेन किलर्स होते हैं उनको लेने लगते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो आपके पेन किलर्स या NSAIDs हैं इनको लेने से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद एफिकेसी कम हो सकती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो चलिए, ये तो रही बात साइड इफेक्ट्स की और वैक्सीनेशन के बारे में। एक आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है वैक्सीनेशन के लिए तो कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो कि कमेंट सेक्शन में लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, जैसे कि कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद, यानी कि दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद कब कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के 2 से 3 हफ्ते के बाद जो हमारी वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई है ये हमें प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स है कोविड-19 वायरस के, क्या उनके अगेंस्ट भी वैक्सीन इफेक्टिव है। तो हाँ, वैक्सीन जो हमारी कोविड-19 के जो लिए बनी है ये इनमें भी इफेक्टिव है। ये ज़रूर हो सकता है कि जो उसकी एफिकेसी है वो कम हो गई हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगी।
वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो इट विल बी अ माइल्ड डिजीज, इट विल नॉट बी अ सीवियर डिजीज। और म्यूटेशंस हमेशा वायरस में होते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें वैक्सीन भी मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। तो अभी म्यूटेशन अगर वायरस में हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन हमारे लिए इनइफेक्टिव हो गई है, वैक्सीन आपको उसके बाद भी लेना है। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर हमने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली हैं तो क्या हमें इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी। ऐसा कई लोगों में हुआ है कि जो कि फुली वैक्सीनेटेड थे उसके बाद भी उनमें इन्फेक्शन हुआ, बट जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो कम होगी, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, जल्दी ठीक होगा, रिकवरी रेट फास्ट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होंगे। इसके बाद लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया और इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो इसकी लॉन्गेविटी क्या होगी? तो इस पे अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि जो वैक्सीन है ये कोविड-19 की, ये कब तक हमें एफिकेसी प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनकी अभी बाईपास सर्जरी की गई है या एंजियोप्लास्टी की गई है, तो ऐसे लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं नहीं। तो ऐसे में जो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें कुछ ब्लड थिनर्स एडवाइस किए गए होते हैं ट्रीटमेंट में, जो कि खून को पतला करके रखते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए ब्लड थिनर्स को स्टॉप कर दें, उसके बाद वैक्सीनेशन आप लोग करवा सकते हैं। फिर जो डायबिटिक्स हैं, जो इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर डायबिटीज उनकी कंट्रोल्ड है तो वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और इन लोगों को तो खासतौर पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद कुछ मिसकंसेप्शंस है लोगों के बीच में कि पीरियड्स में वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उस वक्त पे इम्यूनिटी वीक होती है तो वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये एक मिथ है, पीरियड्स में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। एक अफवाह ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं। इस तरह की ऐसी कोई स्टडीज नहीं आई है, इस तरह के भी कोई ऐसे ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी और वैक्सीनेशन का कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि अगर कोई फीमेल है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी और उसने वैक्सीनेशन ले लिया है तो क्या ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो ऐसी मदर जिन्होंने अगर वैक्सीनेशन ले लिया है दे कैन कंटिन्यू फीडिंग देयर बेबी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, इस सब के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन ले भी लिया है इसके बाद भी आपको जितने भी प्रिकॉशंस है, हैंड हाइजीन है, मास्क का यूज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सबको फॉलो करते रहना है। हमें खुद भी बच के रहना है और जो हमारे आसपास के इंडिविजुअल्स हैं उनको भी कोविड-19 बचा के चलना है। तो इन सब प्रिकॉशंस को आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया और उसके बाद आप बिना मास्क और बिना हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की घूमते रहें, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगते हैं कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं तो उनके साथ भी आप लोग शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।